साथियों आज हम आधुनिक भारत का इतिहास का पार्ट 2 पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर पार्ट 1 अगर पढ़ लिए भाग इसमें जो ज़्यादा क्वेश्चन था इसलिए पार्ट अलग अलग बना दिए हैं। अगर पार्ट 1 अभी तक नहीं पढ़े हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से बीपीएससी घटना चक्र में वहाँ से आपको उपलब्ध मिल जाएगा, ठीक है ना। पार्ट 1 हो गया, अब पार्ट 2 इसका जो है सो सारे प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अब इसे पार्ट 2 जो है सो 101 से क्वेश्चन चलेगा, ठीक है, 101 से क्वेश्चन चलेगा और पार्ट 1 में 1 से लेके 100 तक हमने आपको सॉल्व करा दिए हैं, ठीक है। तो अब चलेंगे 101 से स्टार्ट करेंगे। तो मेरे साथियों लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है ये है कि सारे को डिटेल दिया गया है। एक एक क्वेश्चन का तो आंसर दिया ही गया है, लेकिन उसके साथ ही साथ बहुत पूरा डिटेल दिया, अच्छा ढंग से समझाया गया है, जिससे कि सारे पर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आसानी से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे बड़ी फायदा इस घटना चक्र में यही है, ठीक है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 101 कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। यहाँ पर पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा एनी बेसेंट, ठीक है। और इसका व्याख्या जो है ऊपर दे दिया गया था, ठीक है, जो कि पार्ट 1 में है। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से आरंभ हुआ है। किनकी प्रेरणा से नारी आंदोलन आरंभ हुआ था, ठीक है ना। तो ज्योतिबा फूले के माध्यम से जो है नारी आंदोलन आरंभ हुआ था। प्रश्नगत विकल्पों में भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से आरंभ हुआ। ज्योतिबा फूले मानते थे कि महिलाओं एवं दलितों का उत्थान करके ही सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है। 1848 ईस्वी में इन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। यह लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल था, ठीक है। आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत रामाबाई रनाडे रही है, ठीक है। महादेव गोविंद रनाडे की पत्नी श्रीमती रामाबाई ने सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना की थी। यदि विकल्प में रामाबाई नाम होता तो यह उत्तर होता। यही कारण है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने किसी विकल्प को सत्य नहीं मानता था, तारांकित किया था, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक, रहनुमाई, मजदेव सन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजक पहचानिए। कहता है सही संयोजक पहचानिए, ठीक है ना। तो इसमें सही को हमको देखना है, ठीक है। साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, आत्माराम पांडुराम मोहनदास। देखिए यहाँ से मिलाइए, प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुराम, यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी, लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले और रहनुमाई मजदेव सन सभा, ठीक है, नरौजी फुरदोंजी, ठीक है। ये होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ है कि प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्र थे इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया तथा नवजीवन, ठीक है। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी के रूप में प्रख्यात थे। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। 1851 ईस्वी में नरौजी फुरदोंजी ने अन्य पारसी सहयोगियों के साथ जो है रहनुमाई मजदेवसन सभा की स्थापना की। इस प्रकार विकल्प भी सही होगा। आगे क्वेश्चन है, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकाट का स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, ठीक है। किसानों द्वारा प्रतापगढ़ में चलाया गया था। इनका पूरा डिटेल देखिए। वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झिंगुरी सिंह और दुर्गापाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्दी ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु उसे और जिस मजबूत एवं सुचारू बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। 1920 में
के मध्य में वे किसान नेता के रूप में उभरे। उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? कब पारित किया गया था? यह 1900 में किया गया था। ठीक है, और पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन है, अवध के एक्का आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ठीक है, एक्का आंदोलन का उद्देश्य क्या था? एक्का उद्देश्य क्या था? तो इसका सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना और सत्याग्रह की समाप्ति। आगे चलते हैं इसके ऑप्शन पर। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लगान का नगद परिवर्तन। ठीक है, लगान का नगद में परिवर्तन। ठीक है, एक का आंदोलन 1921 से 22 का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पारसी ने किया था। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी, पाइराइच तथा सीतापुर थे। किसानों की मुख्य शिकायतों लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। जमींदारों के गुर्गे ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित करने थे। ठीक है ना। एक आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग थलग पड़ गए और आंदोलन ने दूसरी राह पकड़ ली। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया, बल्कि आंदोलनकारियों को प्रमुख मांग थी बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद में रूपांतर किया जाए। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है कि स्वामी सहजानंद का संबंध था। स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के किसान आंदोलनों के साथ। ठीक है, तो स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। वे अखिल भारतीय किसान सभा के प्रमुख नेता भी थे। उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। इनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण कहा जाने लगा था। ठीक है, आगे है क्वेश्चन कि स्वामी सहजानंद ने निम्न में से किससे संबंधित था? तो स्वामी सहजानंद ने किसान आंदोलन से संबंधित था। ठीक है ना, बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित था, जो कि इसका व्याख्या ऊपर आपने देख लिए हैं। आगे है कि इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो कौन जुड़े थे? तो राजेंद्र प्रसाद जुड़े हुए थे। ठीक है, पूरा देख लीजिए कि राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। वे सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारिंग हेस्टिंग्स से। ठीक है, वारिंग हेस्टिंग्स से है। तो यहाँ पर देख लीजिए पूरा डिटेल। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारिंग हेस्टिंग्स तथा बेलेजली संबंधित थे। वारिंग हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बनाने का प्रयत्न किया। इसका उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहे। उस समय भय मुक्त अफगानों मराठों से था। इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझ उठाए, और इस प्रकार अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। ठीक है, बेलेजली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया। ठीक है, संबंधों में परिवर्तन आया। बेलेजली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना था। उसने भारतीय किसानों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति की ओर सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया। रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां निम्नलिखित हैं। ठीक है, पहला है कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष 1740 से 65। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या घेरे की नीति 1765 से 1813। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति 1813 से 1857। अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1935। बराबर के संघ की नीति 1935 से 1947।
ठीक है मेरे साथियों, इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहते हैं कि निम्नलिखित में से किससे बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था? किससे द्वैध शासन प्रणाली समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था, ठीक है ना। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद तथा उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को हाथ में ले ले। वारेन हेस्टिंग ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया। द्वैध शासन जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 ईस्वी में मानी जाती है के अंतर्गत कंपनी दीवान अधिकार अपने पास रखती थी और निजामत के कार्यों का निष्पादन नवाब के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास होती थी। क्लाइव समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है तथा नवाब के पास सत्ता का केवल छाया ही है। उसने प्रवर समिति को लिखा था, यह नाम, यह छाया आवश्यक है तथा हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। आगे क्वेश्चन है, लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? ठीक है, पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय था। ठीक है, तो बेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले ही था तथा वह समय धीरे धीरे विकसित हुई। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दे दी थी। अंग्रेजों ने भी यह प्रणाली अपनाई। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवश्य की गई, जब कंपनी ने जैसे निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज थे हैदराबाद 1798 तथा 1800, मैसूर 1799, तंजौर अक्टूबर 1799, अवध नवंबर 1801, पेशवा दिसंबर 1802, बरार के भोंसले दिसंबर 1803, सिंधिया फरवरी 1804, जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी तथा भरतपुर। दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पुणे में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 ईस्वी में जसवंत ने भाई की हत्या कर दी। ठीक है, परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पुनः पर आक्रमण कर पेशवा व सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसिन में शरण ली तथा 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से बसिन की संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार कर ली। इस संधि को मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि की संज्ञा दी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य से नियुक्त किया गया। ठीक है, 1877 में। इनके बारे में देख लीजिए। ब्रिटिश संसद ने एक राज उपाधि का अधिनियम पारित किया जिससे महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि से विभूषित किया। लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में एक वैभवशाली दरबार का आयोजन करके उस उपाधि की घोषणा की। इसी समय दक्कन में भीषण अकाल 1877 पर पड़ा था। सरकार ने झूठे आडंबर और वैभव पर करोड़ों रुपया व्यय किया। ठीक है ना, विशेषकर उस समय जब लोग भूखों मर रहे थे। आरजी प्रधान के अनुसार इस राज उपाधि अधिनियम और दिल्ली दरबार से एक राष्ट्रीय अपमान की गुप्त भावना सी जनता में फैल गई और जिस कलकत्ता की एक पत्रिका ने उसकी तुलना उस घटना से की जब नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था। नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था। ठीक है, आगे है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो मेरे साथ इसका राइट आंसर होगा फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और तैयब जी। ठीक है, तो इनका राइट आंसर जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर आगे देख लीजिए कि 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब ने किया। इसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रसार करना था। ठीक है, आगे चलते हैं।
आगे क्वेश्चन है कि भारत संघ के संस्थापक कौन थे। भारत संघ के संस्थापक ठीक है सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। यहाँ पर देख लीजिए 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की। यह तत्कालीन संस्थाओं में से सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग तथा इल्बर्ट बिल जैसे विवादों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई। ठीक है, आगे है 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किए थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किए थे। ठीक है, व्याख्या जो कि आप देख लिए हैं। आगे है राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता जो कि सुरेंद्र बनर्जी ने स्थापना किए थे। ठीक है, तो 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की थी। यह तत्काल राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा शिक्षा प्रणाली में सुधार की मांग तथा इल्बर्ट बिल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन भारत संघ यानी कि जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई थी। आगे क्वेश्चन है कि सुरेंद्र बनर्जी ने किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज को हटाया था? किस वर्ष हटाया था? तो 1874 में हटाया था। ठीक है, तो सुरेंद्र बनर्जी ने द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने ICS परीक्षा उत्तीर्ण की। इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट यानी बांग्लादेश के असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 में इस पद से हटाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ठीक है, पहले भारतीय कौन थे? वो थे राजा राम मोहन राय। तो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे। बिपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय को दिया जाता था। कुछ इतिहासकार सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले प्रथम भारतीय मानते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? किस वर्ष किया गया? यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। तो मद्रास महाजन की स्थापना मई 1884 में की गई, लेकिन 1884 ऑप्शन नहीं है। में बी राघवाचारी जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू द्वारा की गई थी। ठीक है, तो मद्रास महासंघ की स्थापना 1884 में किया गया था। याद रखिए मेरे साथियों, 1884 में किया गया था। आगे है क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में AM होम द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इनका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोपाल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता BM चंद्र चटर्जी WC बनर्जी ने की थी तथा इसके प्रथम महासचिव AM होम थे। ठीक है, इसके प्रथम महासचिव स्वयं AM होम थे। अब आगे क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई किस वर्ष में की गई थी? तो 1885 में किए गए थे। ठीक है, थोड़ा इनका डिटेल देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में AM होम ने की थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी था। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता बिमल चंद्र बनर्जी ने की। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना AM होम ने किए थे। ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना AM होम ने किए थे। एलन एक्टेवियन एवं भारतीय सिविल सेवा के
सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे, ये शिमला में बस गए थे, ठीक है। और 1884 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ नेशनल इंडियन यूनियन की स्थापना की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। कोलकाता, बम्बई तथा मद्रास का दौरा करने के उपरांत इन्होंने यह घोषणा की कि दिसंबर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा, जिसमें तीनों महाप्रतापों के सभी भागों के, ठीक है, सभी भागों के शिक्षित प्रतिनिधि शामिल होंगे। लेकिन पुणे में हैजा फैल जाने के कारण सम्मेलन का स्थल बदलकर गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला बम्बई कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 के हुआ। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, ठीक है ना। किनके सुझाव पर, जिस दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एम होम, ठीक है, एम जो कि अपने व्याख्याएं देख लिए हैं। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, एक क्या थे, समाजीकर्ता, असैनिक, वैज्ञानिक, समाजीकर्ता और मिलिट्री कमांडर, ये थे असैनिक सेवक, ठीक है ना, जो ब्रिटिश अधिकारी के सेवानिवृत्त थे। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुई थी, ठीक है, मुंबई में हुई थी। अब इनका पूरा डिटेल जो है सो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को तेजपाल संस्कृत पाठशाला बम्बई अब मुंबई में हो गया है में हुआ। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें 38 प्रतिनिधि बम्बई महाप्रांत के, 21 सदस्य मद्रास से, 3 सदस्य बंगाल से, 7 सदस्य उत्तर प्रदेश एवं अवध से, 3 सदस्य पंजाब से सम्मिलित हुए। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता बियोमस चंद्र बनर्जी ने कि एम होम इसके सचिव थे। तो एम होम इसके क्या थे, सचिव थे, और अध्यक्ष कौन थे, बियोमस चंद्र बनर्जी, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने किए थे, ठीक है ना। राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ, ठीक। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। इसी अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हुआ। इसके विपरीत दादा भाई नौरोजी ने 1893 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन तथा वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है ना। उसने दूसरा अधिवेशन 1986 में भाग लिए थे, ठीक। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन तथा वर्ष 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की है, ठीक है। आगे है तो महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, उसने किए थे 1934 के बेलगांव, 1924 के बेलगांव में, ठीक है। दिसंबर 1934 में बेलगांव में कांग्रेस के 39वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव द्वारा यह निश्चित किया गया कि गांधी जी के रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाए। इसी अधिवेशन में गांधी दास समझौते को अनुमोदित किया गया, ठीक है। आगे है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम भारतीय महिला अगर पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू थे, ठीक है। प्रथम बार पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू। आते हैं इनकी पूरा डिटेल पर। देखिए सरोजिनी नायडू 1879 से 1949 की इनका प्रख्यात कवित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक सम्मेलन में कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। वे महात्मा गांधी जी की विश्वास पात्र और निष्ठावान सहयोगी थी, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। वर्ष 1947-49 में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही हैं। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय के 27वां अधिवेशन जो है वो बांकीपुर में हुआ था, ठीक है। तो इनके बारे में जान लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता RN
मुधोलकर ने की। इसी अधिवेशन में एम होम को कांग्रेस का पिता कहा गया। ठीक है ना, कांग्रेस का पिता किस अधिवेशन में कहा गया? 27वां अधिवेशन बांकीपुर 1912 ईस्वी। आगे चलते हैं। पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? किसने लिखी है? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखे हैं। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने लिखे हैं। तो पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। आगे है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही इनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? किसने कहा था? तो सर सैयद अहमद ने बोले थे। थोड़ा इनके डिटेल देख लेते हैं। 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राज्यसभा यूनाइटेड इंडियन पेट्रोटिक एसोसिएशन बनाई, जिसका स्पष्ट उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल बनाना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। ठीक है, सैयद अहमद खान ने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसकी शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा था? साथियों फिर से इसको बता देते हैं। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा था? यह बोला था लॉर्ड कर्जन ने बोला था। ठीक है साथियों, किसने बोला था? लॉर्ड कर्जन ने बोला था। ठीक है, चलते हैं इनके थोड़ा डिटेल पर। अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन। वर्ष 1900 में इसमें कर्जन ने कहा था, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए उसके सहायक बनूं। वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास के गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह का कांग्रेस को नपुंसक बना दूँ। कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन है, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियाँ प्रदान आरंभ हुआ? ठीक है ना, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? हो जाएगा लॉर्ड लिटन ने। ठीक है ना, लॉर्ड लिटन ने हो जाएगा। आगे देखते हैं, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ। बर्नाकुलम प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया गया। आगे क्वेश्चन है, अधिकतर नरमपंथी नेता थी। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में कहाँ थे? शहरी क्षेत्रों में। इनके बारे में जान लेते हैं। उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा बाचा, बिमोस बनर्जी और सुनाथा बनर्जी जैसे नेता शहरी क्षेत्रों से संबंध थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धिशाली मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिसमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यक व्यक्ति सम्मिलित थे, का अधिकार था। उपाधियां बड़े बड़े पद पर इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और जन साधारण से इनका कोई संपर्क नहीं था। फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे इनकी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें और उनके उपचार का प्रयत्न करें। ठीक है ना, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन उपग्रंथी नहीं था? ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले उपग्रंथी नहीं थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबंध थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार जो है उत्तेजना के
बवंडरों से नहीं हो सकता है। वे साधन और साध दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी उनके शिष्य बन गए। इन्होंने 1889 में ईस्वी के इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के मंच पर राजनीति में भाग लिया। ठीक है ना। 1897 ईस्वी में उन्होंने और बाचा को भारतीय बैंक के लिए नियुक्ति बेलवी आयोग के सम्मुख साक्ष्य होने देने को कहा गया। वर्ष 1902 ईस्वी में वह बंबई संविधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए। ठीक है ना। आगे है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो किए गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारतीय सेवक संघ की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। वर्ष 1905 ईस्वी में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। इस मंडल ने बी श्रीनिवास शास्त्री जी के देवधर, एन.एम. जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवक पैदा किए। एम.सी. शीतलवार, बी.एन. राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके प्रख्यात सदस्य थे। क्या आगे क्वेश्चन है 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किए थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे मेरे साथियों, जो कि इसका व्याख्या ऊपर देख लिए हैं। रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा? ठीक है ना। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है रजनी पामदत्त ने यह कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। कांग्रेस कई अवसरों पर अंग्रेजी हुकूमत के साथ सहयोग भी करती थी, जैसे प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग हो या गांधी इरविन वार्ता हो। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए देश को स्वतंत्रता भी कराया। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों की प्रभाव निधि आया। ठीक है ना। 1906 के बाद। ठीक है। 1906 के बाद वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर नरम दल का प्रभाव बढ़ा। गरम दल का नेतृत्व प्रमुख कांग्रेसी नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष ने मिलकर किया। इन नेताओं ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है। आगे है बाल गंगाधर तिलक ने लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। लोग जानने लगे कब से जानने लगे मेरे साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो एक लोकप्रिय शिक्षक बने। उन्होंने लोकप्रिय अखबार शुरू किया। सरकार ने उन्हें रैंड मॉर्डर केस में अभियुक्त बनाया। उन्हें शिवाजी गणपति उत्सव मनाया। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसकी पूरा डिटेल पर चलते हैं। पूरा डिटेल कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक ने दोषी को पाया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो एक भारतीय राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य तिलक की उपाधि प्राप्त हुई। इस तरह किसी एक घटना के नहीं बल्कि अनेक कार्यों वादी के लिए तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था अरविंद घोष। और कौन कौन थे आइए डिटेल पर चलते हैं। आइए शुरू करते हैं। अरविंद घोष कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। वह गरम दल के 4 स्तंभों लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष में से एक थे। 1893-94 ईस्वी में अपने लेख में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है और राष्ट्रवादी है और पूर्णतया असफल रही और इसकी शासकों को अप्रसन्न करने के लिए के भय से स्पष्ट न कहने की नीति को कायरता की संज्ञा की दी। इनके अनुसार कांग्रेस 6
रोग से मरने वाली है। ठीक है, वर्ष 1908 में पुलिस द्वारा मनिक तल्ला उद्यान में छापा मारकर जिन 34 लोगों को गिरफ्तार किया उनमें अरविंद घोष भी थे। सभी के ऊपर अलीपुर षड्यंत्र करने के मामले में मुकदमा चला। अरविंद घोष को 1 वर्ष की सजा हुई, किंतु बाद में साक्ष्य के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। कालांतर में वे आतंकवादी क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी बन गए तथा पांडिचेरी चले गए। ठीक है, आगे है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई, और ये हुए थे 15 अगस्त 1906 ईस्वी को। कब हुए थे? 15 अगस्त 1906 ईस्वी को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना। राष्ट्रीय शिक्षा क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1905 में कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्य, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का फैसला हुआ। 15 अगस्त 1906 ईस्वी को सदगुरुदास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। आगे राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलिया के तौर पर नहीं जाना जाता था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को जिस नरम दलिया के तौर पर नहीं जाना जाता था। उग्रवाद के 4 प्रमुख स्तंभों लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष में बाल गंगाधर तिलक इस विचारधारा के अग्रदूत थे। ठीक है, उन्होंने कांग्रेस के अनुनयन विनय नीति की आलोचना की। तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। दादा भाई नौरोजी तथा गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के उदारवादी दल के नेता थे, जबकि एमजी रानाडे समाज के सुधारक थे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। ठीक है, असहयोग आंदोलन, राजा बाम बंद आंदोलन, अनुकूल प्रभिघटन। राइट आंसर हो जाएगा राजा बाम बंद आंदोलन। ठीक है, इनके डिटेल पर चलते हैं। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजा बाम बंद आंदोलन, अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। ठीक है, शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन सा मशहूर थे? तो शेर पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय मशहूर थे। ठीक है, लाला लाजपत राय शेर ए पंजाब के नाम से भी जाने जाते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गर्म दल के नेता तथा पूरे भारत के प्रतिनिधि थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस का नेतृत्व करते समय लालाजी लाठियों के प्रहार से घायल हो गए। ठीक है, परिणाम स्वरूप 27 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अभिनव भारत के से कौन संबंधित थे? तो अभिनव भारत से संबंधित थे बीडी सावरकर। ठीक है, बीडी सावरकर थे। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में, अभिनव भारत की स्थापना 1904 में, स्थान नासिक महाराष्ट्र। संस्थापक बीडी सावरकर विनायक दामोदर सावरकर, इनका पूरा नाम हो गया विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गए। ठीक है, मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया। तो याद रखिए, अभिनव भारत की स्थापना 1904 में, स्थान नासिक महाराष्ट्र, संस्थापक बीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, आगे चलते हैं। मुजफ्फरपुर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? मुजफ्फरपुर किंग्स फोर्ट के हत्या प्रयास, ठीक है, 1908 में किया गया। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका। ठीक है, परंतु किंग्स फोर्ट बच गया और दुर्भाग्यवश से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो फांसी कब दी गई? 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को। आगे निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? कौन सा राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, द
द टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इसके अतिरिक्त द हिंदू, बंगाली और दी महरत्ता समाचार पत्र राष्ट्रवादी सोच को बढ़ावा देने वाले थे। ठीक है, आगे क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी तो यंग इंडिया। ठीक है, यंग इंडिया क्रांतिकारियों के गतिविधियों से जुड़ी हुई नहीं थे। यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। वर्ष 1913 ईस्वी में सोहन सिंह भाखना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी उड़ गया। युगांतर तथा संध्या पत्रिकाएं भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित नहीं थी। आगे है, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, केसरी, बंगाली हिंदुस्तानी सुधारक के संस्थापक के नामों का सही संयोजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सही संयोजक इसके नामों का ज्ञात करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथ? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, जी सुब्रमण्यम। ठीक है, जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इनके चलते हैं आंसर पे। ठीक है, थोड़ा के डिटेल पर चलते हैं। समाचार पत्र और संस्थापक द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है ना, इनके और इस पर का विकल्प सही डी सही उत्तर था। ठीक है ना, तो याद कर लीजिए मेरे साथियों, द हिंदू सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। आगे है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा या लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। ठीक है, आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। तिलक राजनीतिक उग्रवाद तथा आक्रामक राष्ट्रवाद में विश्वास करते थे। इस गतिविधि में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई तथा तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। व्याख्या देख लिए हैं, लेकिन थोड़ा और देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई तथा तिलक के एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आगे है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो भारतीय क्रांति की जननी, ठीक है, किसे कहा गया? मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को कहा गया। मेरे साथियों याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय क्रांति की जननी मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को कहा गया है। ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं। मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके माता पिता पारसी थे। सोराबाजी प्रेम जी पटेल उनके पिता थे। उनका विवाह रुस्तम के आर कामा से हुआ, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में सेवा की। ठीक है, और बाद में कुछ देशभक्त विद्यार्थियों एवं यूरोपियन बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई और 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराया और यहाँ फहराया गया यह झंडा कलकत्ता झंडे का परिवर्तित रूप था। इन्हें भारतीय क्रांति की मां यानी मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी कहा जाता है। ठीक है, उन्हें भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। किनको? मैडम कामा को। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है, मैडम कामा ने
भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो कहाँ फहराए थे? तो स्टुटगार्ट में, जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराए थे। और 1907 ईस्वी में कब फहराए थे? 1907 ईस्वी में फहराए थे। आगे चलते हैं। मैडम कामान ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? ठीक है, कहाँ फहराए थे? तो स्टुटगार्ट में फहराए थे। ठीक है, शायद देख ही लिए है। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। इनके बारे में जान लेते हैं कि फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना की। यहाँ से एक समाचार पत्र सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्यामजी वहाँ से पेरिस और अंततः जनेवा चले गए थे। ठीक है, आगे है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो बंग भंग के बाद मेरे साथियों स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। याद रखिएगा कि बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी थी। कब घोषणा की थी? 20 जुलाई 1905 ईस्वी को। और 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंगभंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। ठीक है ना, तो बंगाल विभाजन घोषणा कब हुआ गया? घोषणा कर दी गई 20 जुलाई 1905 ईस्वी को। और 7 अगस्त 1905 ईस्वी को जो है ऐतिहासिक स्वदेशी आंदोलन हुआ। और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को यानी कि बंगाल विभाजन प्रभावित हो गया। ठीक है ना, तो याद रखिए मेरे साथियों। चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन कहता है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? किस वर्ष रद्द हुआ था? तो सुनिए इनका कहानी कब रद्द हुआ था। ठीक है, पहले दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर इनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। ठीक है, दिल्ली दरबार आयोजन किया गया। तो दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। ठीक है, साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली के भारत की नई राजधानी बनाई गए जाने की घोषणा की। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। ठीक है, और असम को एक नया प्रांत बनाया गया जैसा कि उसकी स्थिति 1874 ईस्वी में थी तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया था। तो मेरे साथियों याद रहेगा कि लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? तो 1911 ईस्वी में रद्द हुआ। कब रद्द हुआ? 1911 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलते हैं। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का क्या उद्देश्य था? ठीक है, अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ था। ठीक है, उत्तरदायी सरकार इसके लिए नहीं था, स्वयं की सरकार इसमें नहीं था। क्या था? स्वशासन सुनिश्चित करना। ठीक है, स्वशासन सुनिश्चित करना, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। कांग्रेस ने स्वराज संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम 1905 ईस्वी में बनारस अधिवेशन में चर्चा की एवं वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। ठीक है, आगे चलते हैं। 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू की थी। ठीक है, तो विभाजन की प्रक्रिया शुरू की थी। कांग्रेस आंदोलन की रणनीति पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। इसका उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इनका डिटेल देख लेते हैं। 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण नरमपंथियों अपने रणनीतियों, उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ रख पाने में असफल होना था। ठीक है ना, नरमपंथियों ने आम जनता के बीच काम नहीं किया। नरमपंथी राजनीतिक घटनाओं के अनुरूप अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे। वे यह महसूस नहीं कर सके कि उनकी उपलब्धियां ने उनका रणनीति और अव्यवहारिक बना दिया। ठीक है, नरमपंथी और गरमपंथी की सोच और अनुमान पारस्परिक
मतभेद के दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों से ही गलत थे, ठीक है। और जिस नरमपंथी यह समझ नहीं पाए कि सरकार गर्मपंथियों के भय के कारण ही उनसे बातचीत कर रही थी, और गर्मपंथी नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उनके लिए कवच का काम कर सकते हैं। फलस्वरूप वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया, ठीक है। कांग्रेस का विभाजन 1907 सूरत अधिवेशन में हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। यह किसने कहा था? मतलब मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। यह किसने कहा था साथियों? ये W हंटर ने कहा था, ठीक है। थोड़ा इनके बारे में थोड़ा हम डाल लेते हैं। W हंटर ने कहा था यदि मुसलमान खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, ठीक है। W हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमानों में लिखा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व और बचाव होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? किस वर्ष स्थापना हुई मेरे साथियों? ये हुई थी 1924 में, ठीक है। तो इनके बारे में जान लेते हैं। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। संस्थापक थे सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद। आगे चलते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी मेरे साथियों। बंगाल विभाजन की घोषणा जो है 19 या 20 जुलाई है, कहीं पर 19 मिलेगा, कहीं पर 20 जुलाई मिलेगा। 19 या 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। तो बंगाल विभाजन का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया था। यहाँ पर देख लें मेरे साथियों कि बंगाल विभाजन का प्रस्ताव कब रखा गया? 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया। इसकी औपचारिक घोषणा 20 जुलाई, कुछ क्षेत्रों में 19 जुलाई यानी कि 1905 को की गई। इसका उद्देश्य बंगाल प्रेसिडेंसी में फैल रहे राष्ट्रवाद की विभाजित करना था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावित हुए और इसी दिन से रवींद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के रूप में मनाने की इस दिन को, ठीक है ना, इस दिन को रवींद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के रूप में मनाने की सलाह दी थी। तो ऐसा मनाने की सलाह कब दी थी? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को रवींद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, जिस दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हो गए थे। आगे चलते हैं। करजन बाइली की हत्या के आरोप में किसने मृत्यु दंड दिया गया? ठीक है, करजन बाइली की हत्या के आरोप में किसने मृत्यु दंड? फिर साथियों करजन बाइली की हत्या में जो है मदन लाल ढींगरा को जो है मृत्यु दंड दिया गया, ठीक है ना, मदन लाल ढींगरा को। इनके डिटेल पर चलते हैं। करजन बाइली की हत्या 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदन लाल ढींगरा ने गोली मारकर किया, ठीक है। बाइली प्रधानमंत्री के एक बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त थे, ठीक है। और 17 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को फांसी की सजा दी गई, ठीक है। 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदन लाल ढींगरा ने गोली मार कर हत्या कर दी थी। किसको? करजन बाइली को। आगे चलते हैं। मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट है भारत सरकार अधिनियम 1919 का, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 19 का आधार बना था, ठीक है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1909। अब इसके तहत क्या क्या है सो देख लीजिए, ठीक है। तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का आधार बनी थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन लागू किया गया था। मेरे साथ याद रखिएगा, द्वैध शासन जो है 1909 के आधार पर भारत परिषद अधिनियम 1919 के आधार पर किया गया था। आगे चलते हैं। कहता है न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई। इन लेखों का लेखक कौन था? ठीक है, तो अरविंद घोष थे, ठीक है। अरविंद घोष थे। तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों के कारण एवं कांग्रेस के साम्राज्यवादी शक्तियों के समक्ष ढूलमूल रवैया अपनाने के कारण अरविंद घोष को अपनी लेख श्रृंखला न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड में कांग्रेस की आलोचना की थी, ठीक है। आगे चलते हैं।
काकोरी ट्रेन डकैती में किन क्रांतिकारियों की फांसी की सजा दी गई थी? किन क्रांतियों की फांसी की सजा दी गई थी? मेरे साथियों, ये जो है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह को, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह को फांसी की सजा दी गई थी, ठीक है। इनके चलते हैं कि अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सन्यास, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आज़ाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 ईस्वी को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के ठीक है, चलते पूरा डिटेल पर। सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया था, ठीक है, सरकारी खजाना को लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिरी को फांसी हुई, और जबकि चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए थे, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद क्या हुए? फरार हो गए वहाँ से। हिंदुस्तान एसोसिएशन रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से कौन थे? ठीक है, नेताओं में से कौन थे? तो वो थे भगत सिंह थे, ठीक है, भगत सिंह थे। काकोरी कांड के बाद पुलिस द्वारा चलाए गए दमन चक्र के फलस्वरूप हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का अस्तित्व कुछ समय के लिए समाप्त हो गया, किंतु बाद में विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा तथा सुखदेव ने चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में HRA को पुनः संगठित करने का कार्य शुरू किया, ठीक है। सितंबर 1928 ईस्वी में फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई, जिसमें HR का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA रखा गया, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से पंक्तियों किसने लिखा है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। साथ क्यों, ये किसने बोले थे? क्या यह राम प्रसाद बिस्मिल ने बोले थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है। उपर्युक्त गजल की पंक्तियां शायर बिस्मिल अजीमाबादी की थी। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था, जो वर्ष 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिनाहा गांव में पैदा हुए थे। यह गज़ल उर्दू में लिखी गई थी एवं वर्ष 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सभा में छपी थी, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है? ठीक है, रचयिता कौन है? तो सूर्य सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ऊपर व्याख्या देख लीजिएगा, ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? मेरे साथियों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह ने दिए थे। चलिए ऑप्शन पर चलते हैं, ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिए थे? इनकलाब जिंदाबाद की रचना प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल ने की थी, किंतु पहली बार इस नारे के रूप में भगत सिंह ने किया था, ठीक है। इन्होंने ही नारे को चर्चित बनाया था। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा के किसने दिया था? भगत सिंह ने। और इसके रचनाकार कौन थे? प्रसिद्ध मोहम्मद इकबाल थे, ठीक है। और इकबाल जी इनकी रचना थे और भगत सिंह ने नारा दिए थे, ठीक है। आगे चलते हैं। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी की सजा कब दी गई थी? फांसी की सजा कब दी गई थी मेरे साथियों? यह 23 मार्च 1931 को दिया गया था, ठीक है। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 को दिया गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंके दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में HSR ने अन्य सदस्यों की भी गिरफ्तारी कर क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। वर्ष 1930 में लाहौर षड्यंत्र कांड का निर्णय आया, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दे दी गई। उनकी फांसी के समाचार से संपूर्ण देश मृत्यु सदृश उदासी में डूब गया था।
आगे है सरकार के विरोध में असेंबली बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? जिस समय बम फेंके थे, ठीक है, उस समय भगत सिंह की उम्र कितनी थी? मेरे साथियों, उस समय जो है 21 साल से थोड़ा ज़्यादा उम्र था, ठीक है ना। उनको भगत सिंह के जिस समय बम फेंके थे असेंबली में, उस समय मात्र जो है उनका 21 साल से थोड़ा ज़्यादा था, ठीक है। इनके डिटेल पर चलते हैं। भगत सिंह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। उनका जन्म सितंबर 1907 में हुआ था। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा था, ठीक है ना, 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा था। आगे चलते हैं। अनुशीलन समिति क्या थी? अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी। मेरे साथियों, क्या थे? क्रांतिकारी संगठन थे। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। बंगाल में कुल 19 समितियों के होने के प्रमाण मिलते हैं। आइए अनुशीलन समिति के पूरा डिटेल की जानकारी लेते हैं, ठीक है। अनुशीलन समिति मिदनापुर, ढाका और कलकत्ता, ठीक है, मिदनापुर, ढाका, कलकत्ता में किया गया, ठीक है। और मिदनापुर स्थापना, ठीक है, मिदनापुर 1902 में स्थापना ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने किए थे। ढाका में 1906 ईस्वी में पुलिकिन बिहारी दास सर्वाधिक संगठित थे। और कलकत्ता में 2 जगह हुए थे 1902, ठीक है, 1902 इनके थे। सतीश चंद्र बसु शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक के अनुसार प्रथम प्रमथ नाथ मित्र अध्यक्ष थे। जतीन्द्र नाथ बनर्जी, बाधा जतीन, बरिंद्र नाथ घोष, सुमित सरकार, ठीक है। आगे चलते हैं। आइए नोट्स में है 1902 में सरल घोषाल का अखाड़ा। 1902 में कुछ युवकों द्वारा आत्मोन्नति समिति का गठन, ठीक है। आगे है 1902 में कुछ युवकों द्वारा आत्मोन्नति समिति का गठन बरिंद्रनाथ घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त के नेतृत्व में 1906 से युगांतर का प्रकाशन। हेमचंद्र कानूनगो कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोगी एवं बम विशेषज्ञ थे, ठीक है। आगे चलते हैं। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? ठीक है, किसने किए थे? वो थे सचिंद्र नाथ सन्याल ने किए थे। सचिंद्र नाथ सन्याल ने किए थे। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल ने की थी। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। क्या है? अनुशीलन समिति क्रांतिकारी संगठन था। आगे है चिटगांव सशस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। ठीक है, सूर्य सेन ने, किसने बनाए थे? सूर्य सेन ने बनाए थे। थोड़ा इनके पूरा डिटेल देख लेते हैं। चटगांव शस्त्रागार धाबे को मास्टर दाग के नाम से प्रसिद्ध सूर्य सेन ने आयोजित किया था। सूर्य सेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता बाडेगर, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त तथा टेगर लावल प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूर्य सेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। ठीक है, और 22 मई 1930 को IRA के सदस्यों को सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर मुकदमा चला और 22 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, चटगांव शस्त्रागार धाबे से कौन संबंधित है? मेरे साथियों, यह है सूर्य सेन, जिसका व्याख्या ऊपर दे दिया गया है। आगे है, अनिष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया था मेरे साथियों? अरविंद घोष ने किए थे। आइए इनका पूरा डिटेल एक नज़र देख लेते हैं। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादक अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक विरोध
विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई मेरे साथियों? गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुए थे। ठीक है, इनका पूरा डिटेल देख लेते हैं। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाखना के नेतृत्व में पोर्टलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना हुई। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। क्या अन्य सदस्य में थे? रामचंद्र बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान मैडम, भिखाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा तथा पंडित काशीराम प्रमुख थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन है। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए थे। वर्ष 1914 ईस्वी में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोरा, उन्हें उद्वेलित किया। इस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है, उनके लिए एक मौका है। ठीक है, इस मौके का कार्य कई जगहों पर कई तरह से फायदे उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतियों और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट व उनके स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया। गदर क्रांतियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत उखाड़ फेंकने का प्रयास किया था। साथियों, तो अब देख लिए। आगे है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? मेरे साथियों, गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 ईस्वी को अमेरिका में किया गया। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। इस अमेरिका एवं कनाडा में रह रहे भारतीयों के सहयोग से गठित किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। मेरे साथियों, अगर चैनल पर अगर आप लोग पहली बार है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और इससे ज़्यादा आपको कहूँगा कि अधिक से अधिक पढ़ने का प्रयास कीजिए मेरे साथियों। ठीक है, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा? तो किसने बोले थे? बाल गंगाधर तिलक ने बोले थे। ठीक है, वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ। 4 प्रमुख कांग्रेसी नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एवं अरविंद घोष ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को अलग लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, आगे है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। यह वक्तव्य किसने दिया था? वही क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक। आगे चलते हैं। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, कि परिषद सूत्र की घोषणा की थी। ठीक है, कौन किए थे? सी राजगोपालाचारी ने किए थे। आइए इनका डिटेल देख लेते हैं। सी राजगोपालाचारी की मान्यता थी कि स्वराज जन सामान्य हेतु होनी चाहिए, न कि केवल कुलीन एवं अभिजात वर्ग से। आगे है, क्वेश्चन है, ये इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? तो किसने लिखे थे? CR दास ने लिखे हैं। चलिए इनके डिटेल पर चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास थे। ठीक है ना, आगे है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी तथा मराठा का और एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया पत्रों का संपादन किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ठीक है, वो थे दादा भाई नौरोजी ने। 1906 में दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। वर्ष 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर
पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन फिलहाल टल गया। दादा भाई नौरोजी को लगभग सभी राष्ट्रवादी एक सच्चा देशभक्त मानते थे। ठीक है, राजनीतिक विचारों से दादा भाई पूर्ण राजभक्त थे और वह समझते थे कि भारत में अंग्रेजी राज से बहुत लाभ हुआ और इस साहचर्य के सदा बने रहने में अभिरुचि रखते थे। राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी। क्या, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह खान ने। ठीक है, सलीमुल्लाह खान ने किया थे। तो अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधि मंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। इसी विचारण के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन की स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन प्रस्ताव किया और 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया और मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। ठीक है, उसके बाद लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां उसके प्रथम अध्यक्ष बन गए थे। विकल्प के इन तीनों नामों के रहने या उनसे कोई दो नाम रहने के संस्थापक के रूप में चयन का वरीयता क्रम इस प्रकार है: सलीमुल्लाह खां, आगा खां और मोहसिन उल मुल्क। प्रश्न चूंकि प्रथम दो नाम दिए गए, अतः सलीमुल्लाह खान को प्रथम वरीयता देते हुए संस्थापक के रूप में चुना जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल की प्रार्थना की थी। तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय व स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की। इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनके राजनीतिक अधिकारों और हितों की भारत में रक्षा की जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? ठीक है, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 किया था। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। आगे चलते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मिंटो मार्ले सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधि की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो किसका निर्माण नहीं था? टी.एस. अलकॉट होम रूल लीग से नहीं बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंध था। तिलक ने अप्रैल 1916 को और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग आरंभ किया। एम सुब्रमण्यन अय्यर भी एनी बेसेंट की होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना से संबंध थे। तो मेरे साथियों, आज जो है टोटल 192 तक चला गया पार्ट 2 में, और पार्ट 3 अब जो भी बच गया क्वेश्चन आपको पार्ट 3 में कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, क्लास लंबा हो जाएगा, इसके लिए आज के लिए हम इतना ही रोक देते हैं। फिर अगली क्लास में जो है 193 से चलेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।